कल इनर पेयर डिफेक्ट जो क्वेश्चन बनता है बता दिया था ना। अच्छा, मैंने कहा था कि जो लास्ट के 3 एलिमेंट होते हैं ये हैवियर एलिमेंट्स हैं जहाँ से डी बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इन हैवियर एलिमेंट्स में 2 ऑक्सीजन स्टेट होती है, +5 और +3 and stability of +3 oxygen state increases down to the group due to inner pair effect। इसलिए इसे बताया था कि Bi3+ is more stable than Bi+5 और तभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि Bi+5 is stronger, ये करवा दिया क्वेश्चन is stronger oxidizing agent then As+5, ये बता दिया था। उसका रीजन बताया था कि Bi+5 का Bi+3 जाना आसान है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन As+5, ठीक है ना। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि बताइए BiCl5 और BiCl3 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? BiCl3 ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। इसीलिए अगर BiCl5 को हीट करते हैं ये कन्वर्ट होता है BiCl3+Cl2। ओके, रीजन क्या है? इनर पेयर इफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरीके से है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनेंगे, जो भी पॉइंट आपका हो, अगर मैं इनके हाइड्राइड की बात करूं तो क्या इनके हाइड्राइड होंगे? NH3, PH3, AFH3, SBH3 और BiH3। और इनके हाइड्राइड में नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो है रिड्यूसिंग पावर का। तो रिड्यूसिंग पावर का अगर इसमें ऑर्डर देखा जाए, हाइड्राइड में रिड्यूसिंग पावर कैसे देखा जाता है? हाइड्राइड में रिड्यूसिंग पावर मतलब होता है कि दूसरों को हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वीक होगा वो इजीली दूसरों पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किसका वीक है? BiS। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा ABCDE, तो ऑर्डर विल बी BCB और A। और इसका लिखना पड़ेगा रीजन ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy of BiH bond, ठीक है, in BiSB it is stronger reducing agent among all hydride of group 15। BiS3 is stronger reducing agent among all hydride of group 15 एलिमेंट। ऐसे क्वेश्चन मैंने अदर में भी किए ना, वाटर में, H2S में, तो सबकी सेम लैंग्वेज बिल्कुल लिखी हम लोगों ने, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन हो सकता है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन।
अगर हम हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, उस काम को करने की स्ट्रेंथ। अगर कोई बेस अच्छा है तो उस बेस का मतलब क्या होता है, ओएच देना। तो ओएच देने की जो टेंडेंसी होगी दैट इज अ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर लुईस बेस है तो लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी को बोलेंगे लुईस बेस स्ट्रेंथ, है ना। तो यहाँ पर सारे क्या है, लुईस बेस है ना, कि सभी के पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर है, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो बताओ सबसे अच्छा बेस कौन होगा, NH3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो A, B, C, D और E। और इसका रीजन 2 पॉइंट लिख लेना, दोनों रीजन हो सकते हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। Due to small size and high electron density on nitrogen, NH3 is a better base among all hydride, है ना। NH3 is a better base, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्मॉल साइज है तो देखो ध्यान से बच्चों, अगर ये नाइट्रोजन का साइज हो गया, ये फास्फोरस का साइज हो गया, ये आपका आर्सेनिक का साइज हो गया और ये आपका बिस्मथ का साइज हो गया। अब देखो इन छोटे साइज में लोन पेयर है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, इस वाले में। स्मॉल एरिया में लोन पेयर होना, लार्ज एरिया में लोन पेयर होना। अब आपको ये पता है कि लोन पेयर कोई किसी के सर पे तो बैठा नहीं रहता है। तो अगर BiH3 की बात करें तो बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है। तो बिस्मथ का साइज अगर बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो फैलता है ना, चार्ज हमेशा स्प्रेड होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके सरफेस में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी लैंग्वेज आप दूसरे पॉइंट में एक रीजन तो लिख लिया, दूसरा रीजन लिख लेना कि एज द साइज इंक्रीजेस डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस। एज द साइज इंक्रीजेस डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इसलिए पुअर बेस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई बात, ओके। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ली हाइड्राइड में, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्ड क्वेश्चन है ली हाइड्राइड में, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, किसमें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक कैरेक्टर का बताया ना, हाँ मतलब वो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा आयनिक कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रूफ होती है। रीजन बिहाइंड इट देखो, जैसे मैं पूछूं कि HF और HCl में किसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बीच में, HF में या HCl में, HF में। तो क्या यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होंगे और यहाँ पर रिलेटिवली कम क्रिएट होंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे उतने ये एटम आपस में दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए यानी कि H2 और F2 में तोड़ने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी। थर्मल स्टेबिलिटी में
केवल मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। तो थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। बताओ किस बॉन्ड में ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है? NH में, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा A, B, C, D और E, द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है ना एकदम। जब हम कार्बोनेट्स में याद करो, जब हम एल्कली मेटल कार्बोनेट या एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट में थर्मल स्टेबिलिटी बात करते थे तो वहाँ भी आयनिक कैरेक्टर देखते थे। अगर आपको याद आ जाए तो मैं बता देता हूँ। जैसे Li2CO3 है और Na2CO3 है, K2CO3 है, इसमें सबसे ज़्यादा थर्मली कौन स्टेबल था? K2CO3, क्योंकि इसके अंदर कौन कैरेक्टर ज़्यादा है? Li का साइज छोटा है ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये था। और एल्कली मेटल कार्बन डिकम्पोज नहीं होते हीट होने के बाद। ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी के कंसेप्ट में कहीं कोई जो है एक्सेप्शन नहीं है, अच्छे से आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों हम लोग BiS3 को नहीं डिस्कस करेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे बिल्कुल मैच नहीं खाता है और ना इसको कभी इसके साथ पूछेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में इस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो देखो ध्यान से, NH3 क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 क्या फॉर्म करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन तीनों में कौन सा फोर्स होगा आपस में? डाइपोल डाइपोल कर सकते हो या वंडर वॉल फोर्स कर सकते हो। वंडर वॉल फोर्स साइज बढ़ने से बढ़ता है। बट याद करो, अगर आपको 16 ग्रुप याद आ जाए तो 16 ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ये था H2O, उसके बाद था H2TE और फिर था H2SE और फिर था H2S। तो वाटर में तो था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और H2TE में भी वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे मोलर मास ज़्यादा है, और फिर H2SE का मोलर मास कम और H2S का सबसे कम मोलर मास। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो क्या चेक करते हो? जैसे मैं पूछूं कि Br2 और I2 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बताइए जरा। I2 का, क्योंकि साइज बढ़ने से इनके बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। लेकिन अब बताओ वाटर और अमोनिया में किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है? वाटर में। वाटर फॉर मोर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अमोनिया। इसलिए वाटर और अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी फर्क है। वाटर का 100 डिग्री होता है, अमोनिया बहुत कम होता है उससे, क्योंकि वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। देखो अब बताओ जरा मुझे, एक वाटर 4 वाटर मॉलिक्यूल से करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर का H2 ज़्यादा हो गया। बताओ जरा H2TE और SpS3 में कितना फर्क है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है और एटॉमिक मास में ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर H2O और H2T ज़्यादा है, लेकिन H2O और अमोनिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है H2O से, समझे बात को। और H2TE और SbS3 में कोई खास फर्क नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से, अमोनिया के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, और कम होकर के इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर SbS3 से भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आता है SbS3 और फिर इसके बाद आपका अमोनिया आता है ASH3 और देन BH3, इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
एंड मेटल मतलब क्या है, आखिरी मेटल है यहाँ पर। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है जिसमें कोई मेटल नहीं है, इसके बाद हाइड्रोजन फैमिली है जिसमें कोई मेटल नहीं है, तो इसके बाद कोई मेटल नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एंड मेटल। अब BiS3 जो होता है वो सॉलिड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का डेटा मुझे दिखा नहीं है कहीं पर, इसमें मैंने इसको मेंशन नहीं किया। और इस बुक में जो खुले रखा है यहाँ पे इसके नीचे डैश लगा रखा है इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में एक सेकेंड, सबसे बॉइलिंग पॉइंट 238 है अमोनिया का, 185 PS3 का, ये। तो अगर BiS3 में मैं आऊँगा तो इसका मास और बढ़ जाएगा ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इससे ज़्यादा भी होना चाहिए ना। तो अगर BiS3 यहाँ पे लेंगे तो इसके पहले आ जाएगा बस। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर H2TE का वाटर से कम था, लेकिन यहाँ पर SbH3 का अमोनिया से कम होना चाहिए था, लेकिन अमोनिया के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है, इसलिए SbH3 NH3 को पहले चला गया, ओवरकम कर गया। ठीक है ना, क्योंकि वाटर और NH3 में, अच्छा मान लो ध्यान से, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, H2TE का बॉइलिंग पॉइंट 90 है। अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट, 238 में 100 हटाना कितना आएगा, 238 में 100 हटाओ, 238 में कितना, 238 केल्विन दे रखे हैं। हाँ, 273 हटाओ, 238 में 273 हटाओ, कितना आएगा, माइनस, इतना कम बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का हो गया। 238.5 केल्विन लिखा है इसमें, 238.5 केल्विन। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो लिखा है 195 और BS3 का 185 और ASH3 का 210, SbH3 का 254 और BiS3 का 290। हाँ, मतलब इसका मतलब ये कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक है। एक बार NCERT से डेटा देखना पड़ेगा, बट ये श्योर है कि अमोनिया का, देखो इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ड्रॉप होता है अमोनिया। और देखो वाटर तो लिक्विड इसलिए बन गया क्योंकि जनरली छोटे वाले सबसे गैस होते हैं ना, F2 गैस है, CF2 गैस, तो ऊपर के में गैस होते हैं। वाटर लिक्विड क्यों बन गया, क्योंकि इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड थी। अमोनिया भी लिक्विड बन जाता है, इतना आसान नहीं बनता है। अब यहाँ पे अगर 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री के आसपास ये मान लो हो गया। तो बताओ, अब देखो इसका H2TE का 90 है और SbH3 और H2TE में ज़्यादा फर्क क्यों होना चाहिए, कोई फर्क नहीं, क्यों, दोनों में सेम टाइप के फोर्सेस है ना। तो H2TE में H2TE का मास थोड़ा सा Sb से ज़्यादा है, थोड़ा मतलब थोड़ा कितना है, 2-4 ग्राम ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा हो सकता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है SbH3 का वो अराउंड 85 होगा। तो ज़्यादा ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, H2 और NH3 ज़्यादा ड्रॉप हो गया ना, और SbH3 तो वहीं पे है, SbH3 H2TE। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो घट करके इससे पीछे भी चला गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब BiS3 तो मैंने कहा वहाँ पर H2PO को तो कंपेयर नहीं किया, इसके नीचे कौन होता है H2PO, वो रेडियो एक्टिव, उनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और BiS3 को भी इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो भी बिस्मथ भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो ऐसे कंपाउंड के जो हाइड्राइड होते हैं उनकी बॉडी पॉइंट को सभी साथ कंपेयर नहीं करते हैं। कभी भी इस पर क्वेश्चन आया होगा, देखना हमेशा 4 ऊपर के रखते हैं, BiS3 को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब भी इसमें पूछेंगे वाटर वाले में, इसमें H2PO को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उनके कंपाउंड की हर चीज़ें अलग होती हैं। बट यहाँ पर BiS3 का इससे ज़्यादा है, क्योंकि जब SbH3 ज़्यादा है तो Bi कंपाउंड का मास बहुत ज़्यादा होता है, राइट ना। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो इसमें बहुत बार डिस्कस होती है ये चीज़, बहुत बड़ी नॉलेज में जनरल नॉलेज पहले पढ़ा दी थी मैंने, इसके बाद बाकी करो आपस में। चलो आगे लिखना जरा, हैलाइड्स, इनके हैलाइड्स लिखते हैं हम लोग। हैलाइड्स में क्या बनेंगे हैलाइड्स, देखो मैं हैलाइड अलग अलग लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन का NH3,
नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन के NF3, NCl3, NPr3 और NI3। NI3 बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, ठीक है, ये भी एक्सप्लोसिव है, ये भी है, केवल इसमें सबसे स्टेबल क्या है NF3। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बताओ इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा जाएगा कि हैलाइड्स में कोई रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर करना हो इसमें तो क्या ऑर्डर आएगा बताइए जरा। क्या सभी में एक लोन पेयर है नहीं, पहले बताओ, क्या सभी में एक लोन पेयर है? और ये सभी sp3 पिरामिडल होंगे? नहीं होंगे। NH3 इसके पहले जो हाइड्राइड थे वो भी sp3 पिरामिडल थे, ये भी sp3 पिरामिडल है। कैसे बनाओगे शेप NF3 की? इस तरीके से बनाओगे, ये हो गया। बोलो बताओ जरा, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे भी खींचेगा, ये भी यहाँ पे खींचेगा, पानी साइड बोलते हैं इसको। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? NF3 में। उस तरह मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। वहाँ पे सेंट्रल एटम नहीं लगता, नाइट्रोजन फास्फोरस, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन ही है। तो सबसे पुअर बेस कौन है? NH3 जो 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। ये A, B, C, D, तो क्या आंसर आएगा? B, C, D और A। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इनके हाइलाइट्स में। द फॉर्मेशन ऑफ NF3 is exothermic. The formation of NF3 is exothermic while NCl3 is endothermic. एक्सप्लेन करना इसको, रिपीट करना। फॉर्मेशन ऑफ NF3 नाइट्रोजन फ्लोराइड। द फॉर्मेशन ऑफ NF3 इज exothermic while NCl3 is exothermic. Explain. बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नहीं, कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। बताओ N और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। हाँ, ये बेस्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस देखने से कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। नाइट्रोजन क्लोरीन तो डिफरेंस ज़्यादा हो तो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कह रहे हो ना? ठीक है, मतलब फाइनली आपको ये बोलना है कि NF और साइड NF, ये क्वेश्चन इसमें भी दिए होंगे ना, जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं ना इसमें, थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ने के लिए। हाँ, नाइट्रोजन फ्लोरीन का साइज का डिफरेंस कम है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन फ्लोरीन में साइज का डिफरेंस ज़्यादा है तो वीक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए जल्दी टूट जाता है और एंडोथर्मिक है। NCl बॉन्ड फॉर्म करना एंडोथर्मिक है, तो टूटेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा ना, तभी इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव। जब वीक बॉन्ड टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। ठीक है जरा, क्वेश्चन कहाँ है? चेक करो।
देखो जरा, NF3 is an exothermic compound. NF3 is an exothermic compound, whereas NCl3 is endothermic compound because NF3 is an exothermic compound, whereas NCl3 is endothermic compound because number one reason is the bond energy of F2 is lower than Cl2. The bond energy of F2 is lower than Cl2. And दूसरा point, the nitrogen chlorine bond, NF bond is stronger due to comparable size. NF bond is stronger due to comparable size. Then NCl bond. Yes, starts. चलो आगे देखो जरा, इनकी प्रिपरेशन नहीं, बस इसमें यही क्वेश्चन था। आगे देखो जरा, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। Preparation and properties of nitrogen gas. इसकी प्रिपरेशन हम पहले भी कर चुके हैं। देखो लैब मेथड क्या है, अगर NH4Cl चुप हो जाओ, NH4Cl में आप डाल दो NaNO2, अमोनियम क्लोराइड NaNO2, क्या बनेगा इसमें? हाँ, NaCl प्लस NH4NO2। नाम क्या है NH4NO2 का? NH4NO2 का नाम क्या है? अमोनियम नाइट्राइट। भाई अभी भी 8 और 8 में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, और इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस एसिड। इक वाला क्या, इससे एंड होता है सॉल्ट में 8 से, और अस वाला किससे एंड होता है? 8 से, तो हमारा नाइट्राइट है। हमारे ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, NH4NO2 को अगर आप हीट कर दो स्ट्रॉन्गली, तो मैंने एक बात बताई थी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सॉल्ट होते हैं, उसको हीट करने पर हमेशा मैक्सिमम क्या निकलता है? वाटर। तो इसमें कितने वाटर निकल जाएंगे? 2। जो बचा उसे लिख दो, 2 वाटर निकल गए, क्या बच गया? N2 गैस। N2 गैस बनाने का लैब मेथड है, पहले भी 1-2 बार कर चुके हैं। बार बार पहले जनरल इकोनॉमिक पढ़ाई इसकी वजह से पढ़ा रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत रिवीजन में समझ में आ जाए, इतने दिन से चल रही है। ठीक है, ये तो लैब मेथड हो गया। अदर मेथड को जरा सुनो ध्यान से। अदर मेथड में बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट, by heating ammonium by heating ammonium dichromate, इसको बचा अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्म बता सकता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्म बता दो, तो अमोनियम
that can be obtained by heating azide, by heating metal azide कह सकते हो, मेटल अजाइड को हीट करके बना सकते हो। जैसे अजाइड आयन क्या होता है किसी बच्चों को पता है? N3 नेगेटिव, एक नेगेटिव है ना, हाँ ये देखो N3 माइनस दिस अजाइड आयन, और N3 माइनस नाम क्या है? नाइट्राइड आयन। ये आपका नाइट्राइड होता है और ये आपका अजाइड होता है, ठीक है ना, बोलो। तो अगर मैं सोडियम अजाइड का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? Na(N3), इसको हीट कर दो। अब आपको पता है नाइट्रोजन गुड लीविंग ग्रुप होता है, तो इससे सारे N2 हटा दो, N2 हट गया तो क्या बचा? केवल मेटल सॉल्ट बचा, N2 गैस निकल गई, और इससे बहुत ही प्योर नाइट्रोजन बनती है, वेरी प्योर नाइट्रोजन। जैसे एडवांस में क्वेश्चन आता है कि 4 मेथड दिए थे, अब पूछा तो बताओ किसमें वेरी प्योर नाइट्रोजन बनेगा? मेटल अजाइड को हीट करके, ठीक है ना। तो ये इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे 2Na हो गया, और कितने N2 गैस आ गए? 3N2 गैस। ओके, अगर मुझे बेरियम अजाइड का फॉर्मूला लिखना हो तो Ba(N3) का होल ट्वाइस, हाँ तो आप Ba(N3) का होल ट्वाइस लिखो और इसको हीट कर दो। इसको हीट करोगे स्ट्रांगली तो बेरियम का मेटेलिक बॉन्ड अलग हो गया और N2 गैस आपको मिल गई। अजाइड से यू विल गेट वेरी प्योर नाइट्रोजन। ठीक है, प्रॉपर्टीज में नंबर 1 जो N2 आती है, वेरी स्टेबल गैस है, वेरी स्टेबल गैस, ठीक है, एंड इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? इनर्ट होता है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग p-pi बॉन्ड। अगर मैं सी ब्लॉक को चैप्टर वाइज पढ़ाता तो अब तक ये खत्म हो गया होता। पहले मैं 3 से 4 या 5 दिन आपको जनरल इकोनॉमिक पढ़ाई है और उसके बाद भी वापस से चैप्टर वाइज पढ़ाया, इसी वजह से क्योंकि जल्दी भूल जाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए बार बार चीज़ें आपके सामने आए तो शायद थोड़ा याद रहेगा। तो इनऑर्गेनिक इतने दिन कोई नहीं चलाता है, इतने दिन में पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 दिन हो गए, नहीं हो रहे हैं। आप देखो 1 वीक या जल्दी खत्म कर देते हैं, चैप्टर वाइज होता तो खत्म हो गया होता, लेकिन बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं, फाइनली प्रिपेयर होना चाहिए। आप पहले जनरल इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जनरल इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन बताया था, फिर हाइड्राइड कार्बाइड की रिएक्शन बताई थी, कुछ और रिएक्शन बताई थी, वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। उसको करने के बाद ये सब यहाँ पर जनरली हम लोग बेसिक कुछ नहीं कर रहे थे, हाइड्राइड की थर्मोस्टेट की बात कर रहे हैं, बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, केवल रिएक्शन वाला पार्ट मुश्किल होता है। लेकिन रिएक्शन वाला पार्ट में भी जो KNO4 K2CR2 की कैसे रिएक्शन करनी है उसे बताया कि कौन किसको कौन ऑक्सीडाइज करता है। अगर उतना तैयार होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब N2 गैस रूम टेम्परेचर पे इनर्ट क्या होता है, देखो ध्यान से, N2 का फॉर्मेशन समझो। N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होता है, तो कैसे ओवरलैपिंग करता है? देखो अगर नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन देखो तो 2s2 2p3 होता है कि नहीं होता है? होता है 2s2 2p3, और यहाँ पे 3 में कितने अनपेयर्ड है भाई? 3 अनपेयर्ड है। तो इस
नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर होंगे, इस नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर है, इसके पास 3 अनपेयर होंगे। तो ये कैसे बनता है N2 वाले? देखो इसको मान लिया PX, PY और PZ। तो पहले नाइट्रोजन का PX दूसरे नाइट्रोजन के PX से क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। इस नाइट्रोजन का PY दूसरे नाइट्रोजन के PY से क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। और इस नाइट्रोजन का PZ इस नाइट्रोजन के PZ से क्या बनाएगा बच्चों? पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों बन रहे हैं? क्योंकि साइज इनका छोटा है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग होती है, एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। यहाँ पर तीसरा हम ये भी कर सकते हैं इनर होने की वजह, और क्या है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN बॉन्ड इज वेरी हाई। क्यों हाई बच्चों? क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई। उसको तोड़ने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ऊपर से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग पी पाई ओवरलैपिंग होती है इनके बीच में। दैट्स वाई ये रूम टेम्परेचर पे किसी से रिएक्ट नहीं करता। जब N2 किसी से रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है N2 को तोड़ने के लिए। और जब तक N2 टूटेगा नहीं तब तक किसी से क्या रिएक्ट करेगा? ये रीजन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और लिक्विड नाइट्रोजन है, N2 के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? वन डबल, नॉन पोलर ना, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। शायद ये -80 डिग्री पे या उससे कम टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जो भी गैस मॉलिक्यूल हैं जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे लिक्विड बनते हैं वो हमेशा क्रायोजेनिक इंजन में यूज होते हैं, रॉकेट प्रोपेलर में की तरह यूज होते हैं, फ्यूल में होते हैं लिक्विड कूलिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, समझे बात को? क्योंकि ये जो गैसेज होती हैं लिक्विड जब बनती हैं तो बहुत ही लो टेम्परेचर बनते हैं और लो टेम्परेचर पे कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम करता है। अभी देखो जैसे वैक्सीन की बात हो रही है तो क्यों बोलते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है प्रोड्यूस कर सकता है लार्ज स्केल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके रख रखाव के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो अवेलेबल है ना। उसमें भी अगर मान लो उसमें बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर चाहिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो इन गैसेस में जब भी जो भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसमें लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन इस तरह यूज करते हैं सो दैट कि कूलिंग सिस्टम के लिए अदरवाइज अंदर इतनी एनर्जी होगी और ज़्यादा फट जाएगा। ये समझे बात को? तो ऐसे सिस्टम में जहाँ पर लिक्विड उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जहाँ पर लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। तो जितने भी लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड जो भी कंपाउंड है वो हमेशा क्रायोजेनिक इंजन में होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे लिखो केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन जितनी समझी जा सकती हैं वो मैं लिख रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन, चलो नंबर 1 है रिएक्शन विद मेटल। देखो तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही होगी लेकिन आप इसमें मतलब अधिकतर रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। रिएक्शन विद मेटल में अब तो अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन में N2 से कराओ तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम की रिएक्शन N2 से कराओ तो क्या बनेगा, और कैल्शियम की रिएक्शन N2 से कराओ तो क्या बनेगा, बताओ जरा। हाँ, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, क्या बनेगा Mg3N2। नाम क्या होगा मैग्नीशियम। जब ऑक्सीजन ना हो तो आगे क्या रहता है आइड। भाई 3 नाम होते हैं, एट, आइड और आइड। आइड तब होता है जब ऑक्सीजन ना हो यानी कि ऑक्सीजन ना हो तो ये सारे क्या हो जाएंगे आइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसमें क्या बनेगा भाई Al, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये क्या बनेगा CH3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है ना। अगर N2 गैस में O2 गैस डाल दो, रिएक्शन में ऑक्सीजन कर रहा हूँ मैं एयर के साथ, तो क्या बनेगा NO। सिंपल से इसमें मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, बताओ। एंडोथर्मिक है, नाइट्रोजन को एंडो तोड़ना बहुत मुश्किल है ना, ये सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक ही तो है। ये हाईली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम तो क्यों इसको मैं बोल रहा हूँ इसके लिए क्यों पूछा, क्योंकि जनरली ये बोलते हैं कि जब किसी को बर्न करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है, किसी को बर्न करते हैं तो क्या होता है एक्टोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया ना, N2 को बर्न कर रहे हैं बट ये कौन सी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। क्यों? N2 में N बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है
दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमेशा नाइट्रोजन को अगर आप बर्न करोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस को। अच्छा, एक रिएक्शन और पूछते हैं, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तो अगर CaC2 की रिएक्शन N2 से कराओगे तो क्या मिलेगा? इसमें बड़ा जीरो बॉन्ड बनता है। अब इसमें बस इसमें एक कार्बन को हटा दो तो बचेगा CaC और N2 को जोड़ दो तो CaN2 प्लस C। बड़े अजीब रिएक्शन था, पहले भी बीच में आया क्या एक बार? नहीं आया। इसका नाम होता है कैल्शियम साइनेमाइड, शायद आया था, कैल्शियम साइनेमाइड है। इसका कॉमन नेम होता है नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम होता है, ये फर्टिलाइजर है, ठीक है ना। बस लास्ट चैप्टर चल रहा है तो अब ज़्यादा दिक्कत की बात है। डी ब्लॉक का रिएक्शन का पोर्शन करा दिया है जो कि हमारे यूनिट सिलेबस में नहीं है, और जो इसके पहले का पोर्शन है वो बिल्कुल आसान है, एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज ये पी वाला हो जाएगा और एक क्लास में हो जाएगा। कैल्शियम साइनेमाइड बन गया। ये कैल्शियम साइनामाइड जेई में क्वेश्चन आ चुका है। कोई बताता है कैल्शियम साइनामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बड़ी हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होती है। क्यों हाई टेम्परेचर में? एक तो ये आयनिक कंपाउंड है, एक तो ये आयनिक कंपाउंड कैल्शियम कार्बाइड, और इससे आपने C हटा दिया खाली, कितना मुश्किल काम है ये। इसके बाद भी N2 को तोड़ के इसमें जोड़ भी रहे हो, ये बड़ा बहुत ही हाई टेम्परेचर बनता है, बट ये फर्टिलाइजर की तरह यूज करना है इसलिए बनाना भी पड़ता है और बहुत महंगा भी है। CaN2, इसका स्ट्रक्चर पता कैसा होता है? कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर? Ca2 प्लस और Ca2 प्लस और क्या होगा? CnN2 माइनस, ऐसे लिख देता हूँ मैं। अब बनाओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें कौन होगा सेंट्रल एटम? C, तो C होगा ना, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ये हो सकता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का गिवन नहीं है, मैं तो ऐसे तुक्का मार रहा हूँ। और इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर CaCN2 क्वेश्चन करा तो वाटर से तो क्या होगा? तो बहुत पूछा है इस क्वेश्चन को कि कैल्शियम साइनामाइड या नाइट्रोलिन कैल्शियम वाटर होंगे तो क्या बनेगा। तो इसमें ये समझो कि ये बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड पूरे टूटते हैं, एक नेगेटिव पहले से है। अगर ये बॉन्ड तोड़ दो दोनों में कितने कितने नेगेटिव हो जाएंगे? 3, एक तो पहले से है ना, और 3 नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे NH3 के, और यहाँ पर आएगा OH और Ca है तो बन जाएगा फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट। ये बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे जैसे मैंने समझा दिया है, बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के बारे में मैंने अमोनिया की प्रिपरेशन एक्सेट्रा मैंने उसी टाइम बता दिया था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर वगैरह उसी टाइम बता दिया था, जो कि इलिमिनेट है, जो कि नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बस लास्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये डालो जरा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड
प्रिपरेशन में लैब मेथड है। लैब में क्या करो, सोडियम नाइट्रेट में H2O डाल दो और बना दो। क्या बनेगा बताइए जरा, क्या बनेगा? HO3 बन जाएगा Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस HO3। यहाँ पे दो ले लो, दो HO3 है। ये लैब मेथड है। अब लैब मेथड कोई इंपॉर्टेंट नहीं पूछते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। ओसवाल्ड्स मेथड, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। तो लिखना दरअसल में इन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल it is prepared mainly by Ostwald's process. On a large scale it is prepared mainly by Ostwald's process. जब इसमें क्या करते हैं बताओ, इंडस्ट्रियल मेथड कौन होता है जिसमें रिसाइक्लिंग होती है? इंडस्ट्रियल मेथड में जो प्रोडक्ट तो बनता है, उन प्रोडक्ट में से एक रिएक्टेंट वापस से उन प्रोडक्ट में से एक रिएक्टेंट की तरह काम करने लगता है वापस से, है ना? तभी तो इंडस्ट्री पैदा होगा इस बिजनेस से। तो चाहे आप ग्रेजुअल थर्मोडायनामिक्स ले लो, हाँ, चाहे क्वांटम प्रोसेसेस को ले लो या ये देख लो, अधिकतर रिएक्शन में रिसाइक्लिंग जब हो जाती है तब उसका नाम इंडस्ट्रियल मेथड हो जाता है। ठीक है ना? जैसे इसमें क्या करते हैं, अमोनिया को रिएक्शन कराते हैं एयर के साथ। ठीक है ना? जब अमोनिया के साथ रिएक्शन एयर की होती है तो नाइट्रोजन की यहाँ पे -3 स्टेट है, 0 है। इसको इसने ऑक्सीडाइज किया, ये बन गया NO गैस में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, और प्लस क्या बनाता है, वाटर। मैंने यहाँ पर 4 अमोनिया ले लिया तो ये 4 बनेंगे, और 4 3 12 तो ये 6H2 बन जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और ये 10 तो 5O2 हो गया। अब ये जो NO है ये बनता तो NO लेकिन तुरंत ये फिर एयर अभी अवेलेबल है तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ तक ये इसका बन गया ऑक्साइड। ठीक है ना? ये हाथ में कर दिया। अब देखो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सुनना एक पहले, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको रिएक्शन कराते हैं वाटर से। अब बताओ, किसी को पता है NO2 कैसा ऑक्साइड था? एनहाइड्राइड है ना NO2, किसका एनहाइड्राइड है? किस ऑक्सीजन का एनहाइड्राइड है? ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड था। किसका? HNO2 और HNO3 का। याद करो, HNO2 का जो एनहाइड्राइड था वो N2O3 था, और HNO3 का जो एनहाइड्राइड है वो N2O5 था। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3 स्टेट है, और इसका बीच में NO2 आता है जो कि +4 है। ठीक है ना? ये इन दोनों का मिक्स एनहाइड्राइड है, तो क्या बन गया, HNO2 + HNO3। ये समझे बात को? और इसके बाद क्या करते हैं कि इस कंपाउंड को हीट करते हैं। जब इसको हीट करेंगे ये +3 स्टेट में है, क्या शो करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, और जब ये शो करता है ये वापस से बनाता है HNO3, यानी कि अपने से हाई में गया, और प्लस के बाद NO2 NO अपने से लोअर में गया, और ये NO नीचे चला गया, रिसाइकिल। समझे? ये एक मेथड है, ये अच्छा मेथड है।
जब पढ़ाते हुए रोटी आप लोगों ने अब अगर पूरी पी ब्लॉक में सबसे बेकार रिएक्शन अगर किसी मॉलिक्यूल की है, पता किसकी है? नाइट्रिक। सबसे खतरनाक रिएक्शन, इसलिए अच्छा हुआ ये सबसे एंड में है, अंत बुरा तो सब बुरा, ठीक है। सो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HO3। इनके स्ट्रक्चर सब पहले हो चुका है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HO3, सुनो जरा ध्यान सुनना इसकी रिएक्शन के बारे में, अभी बिल्कुल नोट करना। अगर किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है, याद करो, अगर आप मेटल किसी एसिड से कराते हो तो जल्दी क्या होता है? मेटल सॉल्ट और प्लस H2 गैस, ठीक है। लेकिन अगर किसी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होती है HNO के साथ, तो क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट, मानते हो? मेटल नाइट्रेट और क्या बनेगा? H2 गैस। लेकिन H2 गैस कैसी गैस है? रिड्यूसिंग एजेंट, और HNO3 के अंदर बहुत अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होता है और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं रिएक्शन होने के बाद, और क्या होता है कि HNO3 और H2 मिल करके, आप ध्यान देना, ये 0 में या +5 में है, तो ये अपने लोअर बहुत सारे क्या बना देता है? ऑक्साइड, इससे रिड्यूस होकर के दिस ऑक्साइड में भी NO, दिस ऑक्साइड में भी N2O, दिस ऑक्साइड में भी NO2, दिस ऑक्साइड में भी NH4, ये मिल सकता है NH4 NO3 ETC। डिफरेंट टाइप के इसमें बहुत सारे क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट। नहीं समझे बात को? तो HNO3 के एसिडिक बिहेवियर और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो H2 गैस रिलीज होती है वो रिमेनिंग HNO3 से रिएक्ट कर जाता है, और इसलिए ये डिफरेंट ऑक्साइड बन जाते हैं। अब क्वेश्चन में कौन सा ऑक्साइड बनेगा वो डिपेंड करता है कि HNO3 की कंसंट्रेशन क्या है। अब सुनना ध्यान से, किसी मेटल के साथ HO3 अगर HO3 की कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, 5 मोलर है तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, 1 मोलर है तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अब सोचो, इसका मतलब कि जरा से उसकी कंसंट्रेशन चेंज करो ना, उसकी रिएक्शन चेंज आती है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। अब मैं फिर भी जितना पॉसिबल है उतनी जनरल बात जो है लिख रहा हूँ कि अगर HO3 रिएक्शन जनरली डाइल्यूट HO3 रिएक्ट करता है, देखो ध्यान से, इन जनरल मेटल प्लस डाइल्यूट HO3, अगर डाइल्यूट HO3 से रिएक्शन होती है तो इसका कम ऑक्सीडेशन वाला ऑक्साइड बनता है, तो मेटल नाइट्रेट तो बनेगा, मेटल नाइट्रेट प्लस NO और प्लस H2 बनेगा। इन जनरल अगर मेटल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HO3 से होती है, इसके साथ जो कॉन्सेंट्रेट के साथ, तो मेटल नाइट्रेट तो फिक्स है, मेटल नाइट्रेट, लेकिन ऑक्साइड में क्या बनता है? NO2 और प्लस H2, ठीक है ना। इन जनरल अगर नॉन मेटल जो होता है, अगर ये HO3 से रिएक्ट करे कॉन्सेंट्रेट HO3 के साथ, इस रिएक्शन होती मेरी कॉन्सेंट्रेट HO3 के साथ डाइल्यूट होगा तो आपको पता है NO आ जाएगा। इसके साथ अगर रिएक्ट करें, यहाँ पर लिखना है तीसरा 1 2 3 जनरल रूल है ये, तो इसमें क्या बनता है? अच्छा बताओ, नॉन मेटल हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्सो एसिड के फॉर्म में, तो इस नॉन मेटल क्या बन जाएगा? ऑक्सो एसिड। यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल। इसलिए सब पहले ऑक्सो एसिड वगैरह बता दिया था, नहीं तो सब उड़ते बैठे आप। ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल प्लस कॉन्सेंट्रेट है ना, तो साथ में क्या आएगा फिर? NO2 प्लस क्या बनेगा? वाटर। ये बहुत ही जनरल रिएक्शन है HO3 की। पहले तो ये प्रिपेयर होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा।
ये पॉइंट पहले नोट करो, आप समझने के लिए नोट कर सकते हो कैसा हो क्यों रहा है, बट ये रिएक्शन जनरल रिएक्शन ऑफ HO3। जैसे बाकी का वापस ही अपने आप से आप लोग ये रेशन लिखो, पहले तो Zn प्लस कॉन्सेंट्रेट HO3, कॉपर प्लस डाइल्यूट HO3, मुझे कुछ लोग हंस रहे हैं बात कर रहे हैं, कॉपर प्लस डाइल्यूट HO3, मर्करी प्लस कॉन्सेंट्रेट HO3, लेड प्लस डाइल्यूट HO3, डाइल्यूट HO3, I2 plus concentrate HO3, SA plus concentrate HO3, P4 plus concentrate HO3। ये सभी रिएक्शन को कंप्लीट करना है।
होल ट्वाइस। और कंसंट्रेट में क्या रिलीज होती है, कौन सी गैस, NO। कंसंट्रेट में NO2 ब्राउन कलर की होती है ना ये। इसमें क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। कौन सी गैस आएगी, NO गैस। और प्लस क्या आएगा, H2। मर्करी के साथ HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस आएगी, NO2 प्लस H2। Pb के साथ PbNO3 का होल ट्वाइस, डाइल्यूट था ना, NO और प्लस H2। आज अगर ये क्या है, नॉन मेटल है, मेटल। अपना क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव। और सारे इक वाले, कौन से वाले, इक वाले। व्हाई इक, बिकॉज HO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका इक वाला कौन होता है, HiO3। पारा वाला नहीं बनता है HiO3, तो क्या लिखूंगा, HiO3 और साथ में क्या लिखूंगा बच्चों, NO2 और प्लस H2। ये समझ आया। सल्फर कौन सा था, इक वाला, H2SO4 प्लस NO2 और प्लस H2। फास्फोरस कौन सा था बेटा, H3PO4 प्लस NO2 प्लस O2। अब मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ कि इन रिएक्शन को बैलेंस कौन करेगा। हम तो बोलते हैं बेटा, जो मैं कभी नहीं बोला कुछ भी। कौन सा मेथड से बैलेंस करोगे इसको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। चलो मैं एक बताता हूँ, I2 वाला सुन लो, फिर सारा बैलेंस कर देना बहुत जल्दी से, है ना। I2 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे +5 और +4 है, कोई डाउट, बताओ जरा। I से HiO3 में कितने का चेंज है, 5 का चेंज है। इसके मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो कितने चेंज हुआ, 10 का चेंज। जो इतना चेंज होता है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले इक्वेशन में। ये ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन में चेंज रिडक्शन मल्टीप्लाई करो, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 का। यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करो, 10 का। बताओ यहाँ पे कितने चेंज है, +5 से +4 कितने जाएंगे, 1 का। इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। रूल खत्म। अब हीट एंड ट्रायल मेथड, कितने आई हैं, इधर कितने हैं, 1, 2 से मल्टीप्लाई। कितने नाइट्रोजन है, 10, इधर कितने हैं, 10, बस हो गया। इसका देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 10, कितने चले गए, 2, कितने बचे, 8, कितने पानी, 4। ओके बैलेंस। कितना टाइम करना बताओ, समझा रहा हो तो 1 मिनट, बिना समझाए 30 सेकेंड, तुम करोगे तो 15 सेकेंड। ज़्यादा मजा आ गया, अगर नीचे दोनों नहीं हुए ना तो आज देख लोगे अपना रूप, ठीक है। S8 और P4 अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो ठंडा लाओ, ठंडा है, गैस जी खा के मालूम है। दीपावली के बाद तो एक ही सत्रह खाओगे, वो है हमारा और कुछ नहीं। मुंह बहेगा नहीं वाले की बात पहले मुझे आप लोगों ने S8 और P4 बैलेंस कर देना। हो गया वो बैलेंस ना, S8 में सल्फर में कितने चेंज आ रहा है, 10 केमिकल के मॉलिक्यूल में कितने हैं, 48 का चेंज। 48 का मल्टीप्लाई कर दो इधर और इसमें उधर से मल्टीप्लाई
कभी कुछ नहीं कहूँगा बैलेंस करने वाले क्वेश्चन नहीं। हो गया? बताओ, इतने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई कर लिए, छोटे नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमसे। यहाँ पे कॉपर की स्टेट 0 है और यहाँ पे कॉपर की +2 है। इतना तो नहीं हो पा रहा होगा ना आपसे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हो गया 2 से मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन कितने चेंज था? +5 से +2 कितने चेंज हुआ? 3 का चेंज। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना नहीं हो पा रहा आपसे? हो गया रूल खत्म। अब क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। कितने कॉपर? 3। कितने कॉपर? 3। बैलेंस। कितने नाइट्रोजन? इधर कितने हैं? अरे 8 हैं, 2 मिला करके। तो 3 2 6 और +2 8। क्या करो उधर में? 2 को हटा के क्या लगाओ? 2 बस खत्म। इसके बाद 8 और कितने नाइट्रोजन हैं? 8। कितने इधर? 2। 4 से मल्टीप्लाई हो गया बस। क्या करना है इसमें? चलो आगे देखो। और भी एक्सेप्शन। जिंक की रिएक्शन अभी मैंने कॉन्सेंट्रेट HO3 साथ लिखी थी, तो बना था जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। अब देखो जरा, सुनो ध्यान से, ये है मगमन, मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगर इनकी रिएक्शन Mg की रिएक्शन अगर होती है HO3 के साथ, तो MgNO3 का होल प्राइस बनेगा, कोई भी करा दो, प्लस ओनली H2 गैस। इसके बाद इसमें रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है? मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ओनली, फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। इनके सरफेस पे इनके ऑक्साइड की लेयर डिपोजिट हो जाती है और उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसके बाद जिंक की बात सुनो। अगर जिंक रिएक्शन डाइल्यूट HO3 के साथ करा, कौन से रिएक्शन के साथ? डाइल्यूट HO3 के साथ, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा। देखिए यहाँ पर ऑक्साइड में NO नहीं बनता, N2 बनता है, इस में लाफिंग गैस प्लस H2। और यही पे एक बात और सुनना, अगर जिंक रिएक्शन वेरी डाइल्यूट HO3 कराओ तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो बनता है कंपाउंड दैट इज NH4 NO3 प्लस H2O। ये करा ये हो रहा है। ये एक्सेप्शन में है जिंक की रिएक्शन। एक क्वेश्चन है, Sb एंटीमनी प्लस
concentrate activity और तो एंटीमनी क्या है मेटलॉइड्स में अपना ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तब क्या बनेगा ऑब्जेक्ट फास्फोरस का ऑब्जेक्ट क्या बनता है H3PO4 तो एंटीमनी का क्या बनेगा H3SbO4 घबराना मत नहीं कराया और प्लस क्या बनेगा NO2 और प्लस H2 कोई प्रॉब्लम नहीं एंटीमनी एसिड हो गया इसको बोलते हैं एंटीमोनिक एसिड चलो सारी लाइन बदलेगी और इस तरीके से आपका H2 खत्म हो अभी इसमें एक असाइनमेंट है दूसरा असाइनमेंट में केवल रिएक्शन होगी एक दो रिएक्शन जो छूटी होंगी वो सब हो जाएंगे और पी ब्लॉक की मैक्सिमम करा दिया रिएक्शन के थ्रू जो भी है एक दो चीज़ें अगर छूटी होंगी तो रिएक्शन का सारा कंप्लीट हो जाएगा है ना एक रिएक्शन के असाइनमेंट में 50-60 रिएक्शन होंगी वो सारे एक साथ एक दो वापस से है ना ठीक है ना अब हम एक लेक्चर में अपना डी ब्लॉक कर लेंगे अब बताओ जरा आप लोग